नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास का सब्जेक्ट ये कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपकी सभी क्लासेस चल रही है और अब बिल्कुल अंतिम रूप से या कहें कि सेशन या इस सब्जेक्ट का अंतिम यूनिट ही हम कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, कुछ सेशन मात्र बचे हैं। आज के बाद में शायद 3 या 4 टॉपिक और बचेंगे और ये सब्जेक्ट आपका पूरी तरह कवर हो जाएगा। अच्छा, तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? तो आज का टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका। और उनमें से देखिए यार, क्रांतिकारी तो बहुत सारे थे, है ना। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था भारत की आजादी के लिए, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख क्रांतिकारी हैं जिन पर आज हम स्टडी करने वाले, जिनके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। सभी क्रांतिकारियों को एक सेशन के माध्यम से समेट कर लाना तो पॉसिबल नहीं है, अभी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उनको कवर जरूर कर सकते हैं। तो आज के ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी होंगे, जैसे रासबिहारी बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो चारों क्रांतिकारियों पर हम आज डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 43 आज होने जा रहा है। इससे पहले 42 लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज के रूप में बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सभी विषय मेरे द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं फ्री कोर्सेज के रूप में, जहां पर नोट्स भी अवेलेबल है और लेक्चर भी अवेलेबल है। डिटेल में है, सब कुछ देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सभी सेशन देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप प्रज्ञान हिंदी नाम के एक दूसरे मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया यूट्यूब चैनल है, जिसे विजिट करना चाहिए आप लोगों को। वहां पर मैं यूपीएससी से लेकर के एसआई कांस्टेबल तक की सभी वनडे एग्जाम की तैयारी में करवा रहा हूं, जहां पर क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है और फ्री है ना, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज के रूप में वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से एक रिवीजन सीरीज हमने यहां प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत जो है आपके जीएस वाले पोर्शन के सभी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। इसमें अभी तक अगर बात करें क्या क्या कवर कर चुके हैं, तो यहां हिस्ट्री के 750 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 प्रश्न, ज्योग्राफी के 550 प्रश्न, बायोलॉजी के 500 प्रश्न, केमिस्ट्री के 500 प्रश्न और फिजिक्स के 500 प्रश्न। तो ये सब सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। फिजिक्स पर अभी क्लासेस चल रही है, लगभग 150-200 प्रश्न कवर हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके बचेंगे सब पर 1 बाय 1 करके चर्चा होगी। ये आपका आज का सिलेबस है, जो आपको मैं प्रति लेक्चर में दिखाता हूं। यहां तक सब कंप्लीट, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 5वीं यूनिट पर हम चर्चा कर रहे थे। कहां पर? 5वीं यूनिट पर। 5वीं यूनिट में भी आपका टॉपिक नंबर 29, 30, 31 तक कवर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आज का सेशन हमारा होने जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका। इसके बाद ये 3 टॉपिक बचेंगे, इन 3 टॉपिक को भी 1 बाय 1 करके जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए, टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पर कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। 4 क्रांतिकारियों पर डिस्कस करना है, रास बिहारी बोस पर, रामप्रसाद बिस्मिल पर, चंद्रशेखर आजाद पर और सरदार भगत सिंह पर। चारों पर जो है सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने सेशन में। ठीक है ना, डायरेक्टली बढ़ते हैं सेशन में। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न क्रांतिकारियों ने भाग लिया, देश की आजादी, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए डायरेक्टली हम रास बिहारी बोस वाली स्लाइड पर मूव करेंगे। अरे बड़ो भाई आगे। ओके, रास बिहारी बोस। चलिए, रास बिहारी बोस तो दोस्तों ये भी एक बड़ा नाम है क्रांतिकारियों के क्षेत्र में, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो विभिन्न क्रांतिकारी रहे हैं उनमें एक बड़ा नाम रहा है। रास बिहारी बोस जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बड़े क्रांतिकारी नेता हुए। इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है ना, वो रही है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की सेना का निर्माण करना। सोचिए कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया होगा उस समय, जब ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी इनके पीछे पड़ी हुई थी और इन्होंने छुपके से भारतीय राष्ट्रीय स्तर की सेना का गठन कर लिया। सोचिए, तो इनका सबसे बड़ा अद्वितीय जो कार्य रहा इनके जीवन काल में, वो था भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन करना। आहिर नार नाम से इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था 1942 में। और आगे चल करके इस सेना को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने आगे चल करके उस सेना का नामकरण किया और उसको नाम दिया आजाद हिंद फौज। ये आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इसके आगे की कहानी अगर हम बात करें तो बोस का, अर्थात रास बिहारी बोस का जन्म जो है 25 मई 1886 को हुआ। कहां पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में हुआ था।
यहाँ पर बंगाली कायस्थ परिवार में इनका जन्म होता, हालांकि एक काफी सक्षम परिवार था, लेकिन फिर भी उस समय बंगाल में जो भयंकर महामारियां या अकाल पड़ रहे थे उस समय में, या कहें कि उसी दौर में इनका लालन पालन हुआ, मतलब पूरा बालपन बचपन बीता और ये जवान हुए। तो ये बड़े ही उस भयंकर महामारी के काल में हुए थे, इस कारण से उनको ये भी अच्छे से पता था कि जो ये महामारी और अकाल के पीछे के जो जिम्मेदार है वो ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है, और इसी कारण से उनके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह की भावना समा चुकी थी। अब ये विद्रोह की भावना तुरंत तो निकलने से रही, तुरंत, जब पहले वो छोटे थे तो उस समय तो वो व्यक्त कर नहीं सकते थे। उनका पढ़ाई में भी काफी अच्छी खासी रुचि थी, उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की और आखिर में लास्ट में जाकर फ्रांस और जर्मनी से उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ में ये सब पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट करने के बाद में वापस भारत आते हैं, और भारत आकर के ये एक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। शामिल होते हुए जो है ये बोस जो है गुप्त रूप से बंगाल के क्रांतिकारियों से जुड़ गए, बंगाल के क्रांतिकारियों से जुड़ जाते हैं। और उस समय में दिल्ली में एक घटना घटित हुई थी जिसमें इनका भी हाथ था। क्या घटना घटित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें इनकी भी भागीदारी थी, और ये बात ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पुलिस को पता चल चुकी थी, और इसी कारण से ब्रिटिश पुलिस इनका पीछा कर रही थी और ये थोड़े छिप रहे थे। अब सोचिए कि छिप करके भी ये निष्क्रिय नहीं हुए, बल्कि सक्रिय रहे, और सक्रिय होते हुए इनको समझ आया कि यहाँ छुप कर रहने से बेहतर है कि बाहर जाकर के कुछ बेहतर कार्य किया जाए। और इसी क्रम में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर क्रांति में ये शामिल हो गए, और जब गदर क्रांति भी असफल हो गई तो ये फिर जापान पहुंच गए। 1915 में जापान निकल लिए। जापान में जाकर के ये चुप बैठने वालों में से नहीं थे, बल्कि जापान में 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया। कहां पर? जापान, टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, और इस लीग में उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। किसका? राष्ट्रीय सेना जुटाने का प्रस्ताव पेश किया, जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग करेगी, मतलब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी, ऐसी एक सेना का प्रस्ताव पेश किया। अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो चल रहा था, या जापान भेंट करके ये भारत के लिए सेना तैयार कैसे कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंडा इनके दिमाग में प्रारंभ से ही चल रहा था, जब ये जापान भी नहीं गए थे। इसका मतलब ये हो कि जापान भी ये विशेष उद्देश्य के लिए गए थे, और जापान जाकर के ही उन्होंने सम्मेलन का आयोजन क्यों किया, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ विशेष बात चल रही थी। उनको लग रहा था कि वो वहां पर एक सेना का गठन कर सकते थे। अच्छा, इसके बाद में उनको उनको वहां पर एक अन्य नेतृत्व से परिचय हुआ, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। वो सुभाष चंद्र बोस भी इन्हीं गतिविधियों में शामिल थे और इसी प्रकार के कार्य का प्रयास कर रहे थे, मतलब एक सेना गठित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय में इनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हो जाती है, और फिर से ये 1942 में 22 जून 1942 को बैंकॉक में फिर दूसरे सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और लेकिन उस सम्मेलन में ये सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना देते हैं, और कई प्रस्ताव वहां पर पारित किए जाते हैं। अब उन प्रस्तावों में ध्यान से सुनिएगा, जब युद्ध हुआ था ब्रिटेन और जापान का, तो भारतीय सेना ब्रिटेन की ओर से लड़ेगी, सिंपल सी बात है, ब्रिटिश सेना थी उस समय भारत में, तो ब्रिटिश सेना लड़ रही थी। तो मलाया और बर्मा की बॉर्डर पर जो भारतीय सेना लगी हुई थी, जो ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी, उनको जापानियों ने पकड़ लिया, जापानी सेना ने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो युद्ध में उनको कैदी बना लिया गया। तो भारतीय स्वतंत्र और उन्हीं कैदियों को जो जापानियों ने जिन कैदियों को, भारतीय कैदियों को पकड़ा था, उन कैदियों को भारतीय स्वतंत्रता लीग में शामिल होने और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सोचिएगा, रास बिहारी बोस जो जापान गए थे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घूम रही थी कि जो भारतीय सैनिक जापान ने बंदी बनाए हैं, उस सेना को लेकर के यदि हम एक अलग सेना का तैयार करें तो संभव था, क्योंकि वो ट्रेंड भी थी, वो सेना, उनको ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे ना बात को? तो उन कैदियों को लेकर के हम एक नई सेना तैयार करेंगे, और उस सेना को, उन लोगों को, या कहें कि उन भारतीय कैदियों को प्रोत्साहित किया कि आप आइए और आप
जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुई है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ेगी। सुभाष चंद्र बोस को आखिर आगे चल करके इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सेना सौंप दी और सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज जो है उनको नाम दिया। और इस प्रकार से 21 जनवरी 1945 को रास बिहारी बोस का निधन हो गया। तो ये छोटी सी कहानी थी रास बिहारी बोस की, लेकिन सबसे बड़ा जो अद्वितीय कार्य जिसके कारण हम इतिहास के गोल्डन पेजों में, गोल्डन वर्ड्स में हम इनका नाम पढ़ते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। ठीक है, इस राष्ट्रीय सेना का गठन उन्होंने किया और उस सेना को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जो आगे चल करके आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल साहब की। राम प्रसाद बिस्मिल का भी एक बड़ा योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में। बिस्मिल जो थे, ये बिस्मिल के नाम उर्दू में शायरी करने वाले एक तरह के शायर थे। ये बिस्मिल के नाम उर्दू में, जब उर्दू में शायरी करते थे ना, तो अपना नाम लिखते थे बिस्मिल। क्या लिखते थे? बिस्मिल। ठीक है, इसीलिए इनको बिस्मिल के नाम से ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई है। स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी राष्ट्रीय राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में कहा? ग्वालियर के पास एक गांव में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर में हुआ था कुल मिलाकर। युवा होने पर ये इन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया और समाज सेवा का व्रत ले लिया। उन्होंने सोचा कि यार अब जो है पूरे जीवन काल हमें समाज सेवा ही करनी है। लखनऊ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें ये भी शामिल थे। तो उस समय ये तिलक के संपर्क में आ गए। तिलक के संपर्क में चूंकि तिलक जो है, तिलक एक उग्रवादी नेता हुआ करते थे, तो उनके संपर्क में आए और ये उग्रवादी हो गए। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के विनाश का व्रत ले लिया। तिलक से मिलने के बाद में उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज को समाप्त करने की कसम खा ली। अब देखिए आगे, फिर ये क्रांतिकारी घटनाओं में लिप्त हो गए। इनका मानना था कि किसी भी प्रकार से लूट या डाका डाल करके किसी भी प्रकार से संपत्ति या कहें कि धन को अर्जित किया जाए और उस धन का निवेश या उस धन को जो है भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों में खर्च किया जाए। ठीक है ना, इसलिए डाका डालना और डके डालना और लूट मार में ज्यादा विश्वास करते थे। और इसी कारण से आपने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल साहब को काकोरी कांड के मुख्य आरोपी के रूप में आपने जरूर पढ़ा होगा इनको। इन्होंने गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के गांव में डाका डाला। उन्होंने एक डाका भी डाला गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव में। ठीक है, और वहां से उस समय सोचिएगा 12,000 रुपए वहां से उन्होंने प्राप्त किए। इसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसका निर्माण उस समय किया गया था, जिसमें कुछ सेना अरेंज की गई थी। तो इनको अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी उस समय, और अस्त्र शस्त्रों के लिए, हथियारों के लिए जरूरत थी धन की। तो उस धन की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूटी। काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूटी, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें अकेले नहीं थे, इनके साथ में रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, है ना। तो ये तीन मुख्य क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसमें विशेष रूप से भाग लिया था। तो काकोरी स्टेशन पर ट्रेन लूटी, जिसमें वे बंदी बना लिए गए और अंग्रेज सरकार ने उनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी इसी कारण से। तो रामप्रसाद बिस्मिल को, वैसे तो रामप्रसाद बिस्मिल का अकेले का नाम नहीं चलता है इस काकोरी केस में, हालांकि ये मुख्य थे। इनके जो विशेष सहयोगी थे रोशन सिंह और जो है अशफाक उल्ला का, तो ये विशेष इनके सहयोगी थे। तीनों ने एक साथ इस गतिविधि को जो है संपन्न किया था, या इस घटना को अंजाम दिया था। तो उसी कारण से तीनों को एक साथ गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 19 दिसंबर 1927 को तीनों को एक साथ फांसी दी थी। उन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वे बिस्मिल के नाम से उर्दू में शायरी करते थे। उनकी कविताएं बड़ी भावपूर्ण और जोशीली हुआ करती थी। तो एक छोटी सी कहानी रामप्रसाद बिस्मिल के नाम। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों, अगर मैं देखिए यार, एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के भी, क्या जिन क्रांतिकारियों को हम पढ़ रहे हैं उनके, जैसे कि अभी हमने, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ा, तो यहाँ पर हमने सिर्फ विशेष फोकस किस पर किया? काकोरी कांड पर। ठीक है ना। रास बिहारी बोस को हमने पढ़ा, तो उनके द्वारा जो राष्ट्रीय सेना तैयार की गई थी उस पर हमने फोकस किया। तो क्या उनके जीवन काल में सिर्फ मुख्य एक ही घटनाएं थी? तो ऐसा नहीं है।
उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, जैसा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही क्रांतिकारी गतिविधियों में बिता दिया था, लेकिन उनके द्वारा जो विशेष अचीवमेंट था जिसके कारण आज प्रत्येक भारतीय उनके नाम से परिचित है, उस विशेष रीजन को हमें पढ़ना होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हमें विषय कंप्लीट करना है ना, तो उनकी मुख्य बातों को ही पढ़ के और उनको ही वहां पर हम लिख सकते हैं। नहीं तो अगर देखिए डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी की स्टोरियों को, सभी क्रांतिकारियों को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं ना, तो बीए के बाद में एमए कीजिएगा इतिहास से, आपको सब कुछ विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। बस मजा रही। तो अभी फिलहाल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो मेन तथ्य में दे रहा हूं, जो मेन कंटेंट दे रहा हूं, उसके अनुसार आप लोग भी अगर स्टडी करेंगे तो भी आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म से लेकर के काकोरी कांड तक की कहानी को आप लोग याद रख लीजिएगा, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। और साथ में उनके सहयोगी रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, इनको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है चंद्रशेखर आजाद। हर कोई परिचित इस नाम से भी। तो आजाद के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक जीवन वाराणसी से प्रारंभ हुआ था। कहां से? वाराणसी से प्रारंभ हुआ था, वाराणसी से। जब असहयोग आंदोलन के दौरान धरना देते हुए, भाई 1922 माफ कीजिएगा 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उस समय धरना देते हुए उनको बंदी बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया। उसी समय से इन्होंने जो है इस फील्ड में एंट्री मार दी थी। बंगाल के क्रांतिकारियों के सहयोग से उन्होंने वाराणसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गुप्त कार्यालय जिसे कल्याण आश्रम के नाम से खोला, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद ने। और इसी इसी गुप्त कार्यालय के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लिए ही काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। याद रखिएगा, काकोरी कांड को इसीलिए अंजाम दिया गया, इसकी धन की कमी को पूरी करने के लिए अंजाम दिया गया, ताकि इस आर्मी के पास में सुसज्जित हथियार हो सके, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो अपने जीवन काल में जो बड़े कार्य किए, उनमें से एक कार्य था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी तैयार करना। वो सक्रिय क्रांतिकारी बन गए। इसके बाद ही, इसके साथ ही जो है वो सक्रिय क्रांतिकारी बन गए। काकोरी कांड से लेकर के काकोरी कांड, इसके अलावा लाहौर में स्कॉट और सैंडर्स की हत्या की योजना बनाने की बात हो, चाहे वो 1926 में गवर्नर जनरल के ट्रेन को बम से उड़ाने की योजना हो, या केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना हो, इन सब में इनका हाथ था, इन सब में इनका बराबर का हाथ था। लेकिन ये पकड़े नहीं गए, ये बंदी नहीं बने। हालांकि उनके साथियों को सरकार ने पकड़ करके फांसी की सजा दे दी, फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी पर लटका दिया, लेकिन ये गिरफ्तारी से बचते रहे। वो क्रांतिकारी घटनाओं को या क्रांतिकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे। अब जो है, जब उनके साथियों को फांसी की सजा हो चुकी थी और बड़े बड़े कांड ये कर चुके थे, और अब पुलिस उनको देश के हर कोने में बहुत ही सजगता के साथ ढूंढ रही थी, तो अब ऐसी स्थिति में अब वो समझ चुके थे कि अब व्यक्तिगत रूप से जो क्रांतिकारी घटनाएं करने में अब कोई फायदा नहीं है व्यक्तिगत रूप से, बल्कि अब जन क्रांति करने में जब विशेष फायदा हो, मतलब कि जन क्रांति दैट मीन्स कि सामाजिक क्रांति करना चाहिए। उनका मन अब कुछ और बड़ा करने का हो रहा था कि अब और कुछ बड़ा करें। तो जन क्रांति में उनका विश्वास जगने लगा। जन क्रांति करना, जनता को साथ लेकर के अब क्रांति करना, ठीक है। इसके लिए वे कुछ साथियों को रूस भेजना चाहते थे। अब सोचिए कितना बड़ा प्लान उनके दिमाग में चल रहा था। क्रांतिकारी जैसे कि काकोरी कांड करना, ये व्यक्तिगत घटनाएं थी। सैंडर्स की हत्या की योजना बनाना, ट्रेन को बम से उड़ाना, असेंबली में बम, ये व्यक्तिगत योजनाएं हुआ करती थी। लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़ा सोच लिया था कि अब जो है एक बड़ी क्रांति करें, जिससे अंग्रेज सरकार की जड़ों को ही उखाड़ के फेंक दे। तो इसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो चाहते थे कि एक बार जो है कुछ साथी, जो उनके क्रांतिकारी साथी थे, वो रूस जाए। और रूस में जाकर के, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति से कहा जाता है, उस क्रांति के बारे में जांचबीन करे कि किस तरह से हुई थी, उसके तौर तरीके क्या थे, है ना, कैसे प्रारंभ किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, ये सारी बातों का पता करके और वापस आए और उन्हीं कार्यों को या उन तौर तरीकों को भारत में आजादी के लिए कार्यान्वित कर सके। तो ये बड़ी योजना उन्होंने दिमाग में बनाई और वो रूस भेजना चाहते थे अपने साथियों को। ये योजना उनके दिमाग में थी और इस कार्य को लेकर के वो क्रांतिकारियों के साथ मिलना चाहते थे, उनसे बैठक करना चाहते थे। और इसी प्रकार की बैठक में शामिल होने के लिए वो 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद में अपने
जो साथी क्रांतिकारी थे उनकी गुप्त बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए थे। कहां पर? इलाहाबाद में। वहीं पर वो अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके वो एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब सोचिएगा, उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे और उसी व्यक्ति ने आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना पुलिस को दे दी। तो पुलिस तो तलाश कर ही रही थी। पुलिस फट से अल्फ्रेड पार्क पहुंची और चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया और उन पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। गोली चलाना उनको प्रारंभ किया। आजाद ने गोली का जवाब गोलियों से दिया, पर जब उनके पास मात्र एक गोली बची तब उन्होंने अपनी कनपटी पर बंदूक तानी और गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो अंतिम सांस तक आजाद रहना चाहते थे और इसलिए कहते हैं कि वो आजाद थे और पूरे जीवन पर्यंत वो आजाद रहे, कभी भी विरोधियों के हाथ नहीं लगे। और वो कहा भी करते थे कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। उनका नारा था ये, उनका एक विशेष नारा था ये कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। क्लियर है? ये तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की एक शॉर्ट स्टोरी हमने यहां देखी। और अब अंतिम रूप से हम देखने वाले आज सेशन के अंतिम रूप से सरदार भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को बड़ा योगदान रहा इनका। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए कई क्रांतिकारी कार्य करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। ये वाक्य तो पूरा भारत, सभी भारतवासी भली भांति जानते हैं। आइए कुछ विशेष घटनाओं के बारे में भी सरदार भगत सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम जन्म की बात करें तो सरदार भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के बगागांव जिला लायलपुर में हुआ था, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में आता है। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। क्योंकि जो क्रांतिकारी होते हैं ना, उनको चाहे कहीं पर भी एडमिशन करवा दीजिए पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। वो अगर पढ़ाई कंप्लीट कर भी लेंगे ना, तो उसके बाद में फिर वो उस पढ़ाई का इस्तेमाल क्रांतिकारी घटनाओं में करें। तो इसी प्रकार से ये भी उस ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थे, उनके अत्याचारों से, शोषण से प्रभावित थे और इसी कारण से उन्होंने जो है पढ़ाई छोड़ करके नौजवान भारत सभा का गठन किया और विभिन्न सहयोगियों को इन्होंने अपने इस सभा में मिलाना प्रारंभ कर दिया। एक तरह का संगठन बनाया इन्होंने। भगत सिंह के जीवन पर जो है सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, सैंडर्स के द्वारा जो हत्याकांड किया गया था जलियांवाला बाग में, उसमें सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था भगत सिंह के जीवन पर। उसी वक्त उन्होंने कसम खा ली थी कि पूरा जीवन अब अंग्रेजों को मारने में बिताऊंगा, देश को आजाद करवा के रहूंगा। बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्रांतिकारी बन चुके थे, गांधी जी के बड़े फैन हुआ करते थे। लेकिन एक घटना होती है 1922 में। क्या घटना होती है 1922 में? चोरा चोरी कांड। आप लोगों ने सुना है और पहले पढ़ा भी चुका हूं। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी कांड हुआ, जिस कांड के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और उसी समय में किसानों को गांधी जी के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले चुके थे, इसलिए वो किसानों का साथ नहीं दे पाए। और गांधी जी के द्वारा किसानों का साथ न देने के कारण ही भगत सिंह जो है बहुत ज्यादा निराश हुए और अहिंसा से उनका पूरी तरह विश्वास उड़ गया। क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? क्योंकि चोरा चोरी नामक जो पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, है ना, मतलब हिंसा कर दी गई थी। और हिंसा की चूंकि वो गांधी जी बहुत विरोधी थे, स्पष्ट विरोधी थे, तो इस कारण से भगत सिंह ने गांधी जी की अब आलोचना करना प्रारंभ किया और उनका अहिंसा से पूरी तरह विश्वास उठ गया। और अब स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक ही मार्ग को चुना था, सशस्त्र क्रांति को। सशस्त्र क्रांति को ही एकमात्र मार्ग बना लिया था और उन्होंने ठान लिया था कि अब हथियार उठा करके ही देश को आजाद कराएंगे। और आगे चल करके वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाला जो गदर दल था उसमें जाकर शामिल हुए। इसके बाद में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर के एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्या बड़ी घटना थी दोस्तों? वो तो सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारा। सैंडर्स को मारने की घटना में ये
शामिल हुए किस राजगुरु के साथ में। इसके बाद सरदार भगत सिंह का सबसे बड़ा जो कारनामा रहा वो था नई दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकना, लेकिन ये बम किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका गया था, बल्कि बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना ना हो करके अंग्रेज सरकार को जगाना था। बम के साथ इस बात के पर्चे भी फेंके गए थे। बम फेंका, साथ में कुछ पर्चे उड़ा दिए गए, पर्चों में और नारे लगाए गए कि अंधी और बहरी सरकार को जगाने का सबसे बेहतर तरीका है बम फेंकना। बम की आवाज से ये बहरी सरकार जागेगी। साथ ही वहां से भागने की बजाय उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ गिरफ्तारी दे दी, जिसके तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई और भारत का यह सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। और इस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की तक आहुति दी। तो इस प्रकार से दोस्तों, हालांकि ये तो कुछ ही क्रांतिकारी थे और जितने हमने जो 4 क्रांतिकारी पढ़े हैं इनके भी जीवन के चंद लम्हों को हमने देखा है। इनकी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी बाकी। यदि आप लोग इनके विस्तार पूर्वक क्लासेस देखना चाहते हैं ना, तो आप स्पेशल कमेंट कर सकते हैं, और वो स्पेशल क्लासेस जो होगी वो यहाँ नहीं बल्कि प्रज्ञान हिंदी पर लेंगे। ना, और हर एक क्रांतिकारी पर एक सेपरेट सेशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले यदि आप नहीं चाहते कोई कि डिटेल में कोई क्लासेस आए, लेकिन उससे पहले यदि आप एक साथ पढ़ना भी चाहें ना, तो आपको किताबों से किसी पुस्तक का सहारा लेकर के क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आपके सिलेबस में हिस्ट्री है तो 100%, फिर तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना ही चाहिए डिटेल में। और यदि हिस्ट्री नहीं भी है तो एक जनरल नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना, जिससे कि आपको कम से कम इतना एहसास हो सकेगा कि भारत की जो आजादी में जिन क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, उन्होंने उस दौर में किस किस प्रकार से जो है अपने बलिदान देते हुए किस किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आज हमारे पास में छोटा सा कार्य होता है स्टडी करना, या सिर्फ स्टडी करना, पढ़ाई करना, वो भी हमें बड़ा भारी लगता है। उस समय के लोगों में सोचिए ना यार, स्टडी भी करना, उस समय फॉरेन स्टडी कर रहे थे वो लोग, स्टडी कंप्लीट होने के बाद इसी क्रांतिकारी घटनाओं में सहयोग दे रहे थे, देश को आजाद कराने का सोच रहे ना। तो उनके सामने तो हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा जागिए, सोचिए। कोई भगत सिंह आपके जीवन काल में बम फोड़ने के लिए नहीं आएगा कि आपको जगाने के लिए, है ना। आपको स्वयं से जागना होगा। तो थोड़ा सा स्टडी पर ध्यान दे, थोड़ा केयरफुली पढ़ें, और जो भी पढ़ रहे हो आप लोग डिटेल में पढ़ें, थोड़ा विस्तार से पढ़ें, है ना। शॉर्ट वे को अब ना अपनाएं तो बेहतर होगा। हाँ, स्मार्ट स्टडी कीजिए, लेकिन शॉर्ट स्टडी कभी मत कीजिए। डिटेल में पढ़िए, डिटेल से अच्छे से पढ़िए, हर चीज के बारे में विस्तार से समझिए, जानिए, और उसको एनालाइज करें अपने स्तर पर। उसी के साथ आप जो है बेहतर स्टडी कर पाएंगे। चलिए यार, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 44 के अंतर्गत होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट करेंगे। और मात्र 3 सेशन आपके और बचे हुए सीरीज के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट पर। नेक्स्ट सेशन होगा, जाने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल की लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है। जिनको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती रहेगी। इसके अलावा जो है प्रज्ञान हिंदी की लिंक भी अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करके आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यात्रा को आसान बना सकते हैं। नोट्स की लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जिसे डाउनलोड करके और आप अपने एग्जाम से पहले रिविजन करने के लिए बेहतर संभाल के रख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छी मदद हो पाए। सबके अलावा सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।